हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडकेम कंपेनियन चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फोलेट एंटागोनिस्ट टॉपिक पर। फोलेट क्या होते हैं और फोलेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और ऐसे कौन कौन से फोलेट एंटागोनिस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो बैक्टीरियल सेल को किल कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं फोलेट से। फोलेट विटामिन B9 को बोलते हैं और फोलेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो बिकॉज इट हेल्प्स इन DNA एंड RNA सिंथेसिस इन बोथ बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बॉडी सेल। अब DNA एंड RNA की ज़रूरत क्यों होती है, तो DNA एंड RNA हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ इन बोथ बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बीइंग। सो अल्टीमेटली यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर हमारी बॉडी के सेल में फॉलिक एसिड नहीं है तो अल्टीमेटली देयर इज़ नो DNA एंड RNA सिंथेसिस, और उसका असर ये होगा कि देयर इज़ नो सेल डिवीजन एंड ग्रोथ इन बोथ बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बॉडी सेल, और इवेंचुअली इट लीड्स टू सेल डेथ इन बोथ बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि फोलेट की रिक्वायरमेंट बोथ बैक्टीरिया और ह्यूमन बॉडी की सेल को होती है, और अगर वो नहीं है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सेल डेथ के रूप में दिखाई देता है। तो अब प्रश्न उठता है कि कैसे बैक्टीरिया की सेल और ह्यूमन बॉडी की सेल अपना फोलेट रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल कैन नॉट एब्जॉर्ब फोलेट फ्रॉम सराउंडिंग एरिया। बैक्टीरियल सेल के अंदर सराउंडिंग मीडिया से फोलेट को एब्जॉर्ब करने की ताकत या क्षमता नहीं होती है। तो फिर अपना फोलेट वो कैसे फुलफिल करता है फोलेट रिक्वायरमेंट, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एक एंजाइम सिस्टम काम कर रहा होता है जो कि खुद अपना फोलेट बना लेता है, और वो किससे बनाता है, पाबा से, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से। तो बैक्टीरियल सेल इवेंचुअली पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से अपना फोलेट बना करके अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। अब बात करते हैं ह्यूमन सेल की। तो ह्यूमन सेल के अंदर ये खासियत होती है कि वो फोलेट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कहाँ से, सराउंडिंग मीडिया से। और वहाँ पर ये फोलेट कहाँ से आता है, तो ये फोलेट सराउंडिंग मीडिया में ह्यूमन बॉडी की सेल को फूड सप्लीमेंट से मिलता है। मतलब जो फूड या जो खाना हम खाते हैं उसमें जो फॉलिक एसिड है, वही फॉलिक एसिड ह्यूमन सेल इस्तेमाल करती है किसके, DNA और RNA के सिंथेसिस में। अब ऐसी ड्रग जो इस बैक्टीरियल एंजाइम सिस्टम को जा कर के इनहिबिट कर दे, उसको हम फोलेट एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और ये फोलेट एंटागोनिस्ट इनहिबिट दिस बैक्टीरियल एंजाइम सिस्टम, और उससे इवेंचुअली होता क्या है, देयर इज़ नो फॉलिक एसिड, एंड इफ देयर इज़ नो फॉलिक एसिड देन देयर इज़ नो DNA एंड RNA सिंथेसिस, एंड अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है ना। ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर और जो होता भी है तो उसकी अफिनिटी इन फोलेट एंटागोनिस्ट के लिए बहुत ही मिनिमम होती है, और इसकी मदद से क्या होता है, देयर इज़ नो एक्टिविटी ऑफ फोलेट एंटागोनिस्ट ऑन ह्यूमन बॉडी सेल। उससे होता क्या है कि इन फोलेट एंटागोनिस्ट का ह्यूमन बॉडी सेल के ऊपर कोई असर नहीं होता है, और उससे फाइनली क्या होता है कि इंस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोलेट एंटागोनिस्ट ह्यूमन सेल सर्वाइव कर जाती हैं। तो बैक्टीरियल सेल में एंजाइम सिस्टम का होना और ह्यूमन बॉडी के सेल में एंजाइम सिस्टम का लो अफिनिटी वाला होना, यही डिफरेंस फोलेट एंटागोनिस्ट को हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल को किल करने में। अब समझते हैं कि कैसे ये एंजाइम सिस्टम बैक्टीरिया की सेल में काम करता है। तो जैसा हमने पहले देखा, बैक्टीरिया अपना फोलेट का सिंथेसिस पाबा से करता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो पाबा से फोलिक एसिड बनने पर दो एंजाइम की ज़रूरत लगती है। सबसे पहले पाबा का कन्वर्जन होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में, और उसके लिए एक एंजाइम लगता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेटेज। उसके बाद डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, जो कि एक्चुअली फोलिक एसिड है, और इस कन्वर्जन में मदद लगती है कि एंजाइम की डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज। एंड अल्टीमेटली दिस टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड रोल प्ले करता है किसमें, DNA और RNA के सिंथेसिस में। तो इस तरीके से पाबा से फोलिक एसिड बनता है और DNA RNA का सिंथेसिस होता है। ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर हो रहा है। उसमें दो एंजाइम काम कर रहे हैं, जिसमें पहला सिंथेटेज है और दूसरा रिडक्टेज। अब पाबा का जो स्ट्रक्चर है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड वाला, इस स्ट्रक्चर से मिलते जुलते स्ट्रक्चर हमारे होते हैं किसके, N1 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स के।
और चूंकि N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड में भी आप देखें कि पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा है, यहाँ पर SO2NHR है, मतलब ये सल्फोनामाइड वाला ग्रुप यहाँ पर मौजूद है और ये R सिर्फ यहाँ पर चेंज होता रहता है। इसका मतलब अगर हम R पर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगाएं तो बहुत सारे सल्फोनामाइड के हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो ऐसे डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे सल्फा मिथोक्साजोल, सल्फिसोक्साजोल, सल्फासिटामाइड, सल्फा पायरिडिन एंड सल्फा डायजिन। अब ये तमाम एनालॉग सल्फोनामाइड्स के इनका स्ट्रक्चर चूँकि पावा से मैच करता है और अगर हम इन सल्फोनामाइड्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दें तो ये सल्फोनामाइड इस पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से जाकर के कॉम्पीट करते हैं। किसके लिए? एक्टिव साइट फॉर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेटेज। इस एंजाइम के एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए इन दोनों में कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड सक्सेस पा जाते हैं और इस सिंथेटेज एंजाइम को ये क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं। तो ये सल्फोनामाइड डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, तो पाबा का कन्वर्जन डाइहाइड्रोफोलिक में नहीं होता और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का कन्वर्जन टेट्राहाइड्रो में नहीं होता और फाइनली DNA RNA का सिंथेसिस नहीं होता। इन तमाम सल्फोनामाइड्स को हम बोलते हैं फोलेट एंटागोनिस्ट। अब बात करते हैं कोट्राइमोक्साजोल की। कोट्राइमोक्साजोल दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है। एक ड्रग उसमें सल्फा मिथोक्साजोल और दूसरी है ट्राइमेथोप्रिम। सल्फा मिथोक्साजोल N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड का ही उदाहरण है जो यहाँ पर भी मौजूद है। सल्फा मिथोक्साजोल ये सिमिलर है, सेम है। तो इन दोनों ड्रग को जब हम मिक्स करके जो फार्मूला तैयार करते हैं उसी को हम बोलते हैं कोट्राइमोक्साजोल। अब ये फार्मूला क्यों तैयार किया गया? क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अगर ये कंबाइन रूप में अगर हम बॉडी में इंजेक्ट करें तो। अब सिनर्जिज्म का मतलब क्या होता है? तो सिनर्जिज्म का मतलब ये है कि अगर हम इंडिविजुअल ड्रग को देंगे तो ये इंडिविजुअली ये ड्रग जो है बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट देती हैं और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके दें तो इनका इफेक्ट बैक्टीरियोस्टैटिक से बैक्टीरिसाइडल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यूँ कहें कि इंडिविजुअली ये दोनों ड्रग बैक्टीरिया को किल नहीं करती, उसकी सिर्फ ग्रोथ को रोकती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। मगर दोनों को अगर हम साथ साथ दे दें तो ये बैक्टीरिया के ऊपर किलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल। तो अब सवाल उठता है कि ये कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कोट्राइमोक्साजोल की एक्टिविटी को। कोट्राइमोक्साजोल कैसे अपनी एक्शन प्रोड्यूस करता है? तो मार्केट में इसके दो बेहतरीन प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, एक है सेप्ट्रान और दूसरा है बैक्ट्रिम। सेप्ट्रान और बैक्ट्रिम के अंदर यही कोट्राइमोक्साजोल पाया जाता है। अब समझते हैं कि ये कोट्राइमोक्साजोल अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे प्रोड्यूस करता है। तो कोट्राइमोक्साजोल का सल्फा मिथोक्साजोल ड्रग, जिसको कि हम N1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड भी बोलते हैं, ये सल्फा मिथोक्साजोल ये पाबा से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट करने में जो एंजाइम लगता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेटेज, उसको जाकर के इनहिबिट करता है। और कोट्राइमोक्साजोल का दूसरा ड्रग जिसको कि हम ट्राइमेथोप्रिम बोलते हैं, जो कि एक एक्चुअली एंटीबायोटिक है और ये डाइअमीनोपाइरिमिडिन्स की क्लास में आता है। ये ट्राइमेथोप्रिम डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट करने में जो एंजाइम की मदद लगती है, जिसको हम डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज बोलते हैं, उस एंजाइम को जाकर के ये ट्राइमेथोप्रिम ब्लॉक कर देता है। तो कोट्राइमोक्साजोल में दो ऐसे एंजाइम को ब्लॉक करने की क्षमता है जो पाबा से फॉलिक एसिड बनाने में मदद करते हैं, जबकि सल्फोनामाइड सिर्फ पहले वाले एंजाइम को ही ब्लॉक कर रहा है। इसीलिए सल्फोनामाइड अगर हम अकेले दें या सल्फा मिथोक्साजोल अगर हम अकेले दें तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। मगर जब हम दोनों ड्रग को एक साथ कोट्राइमोक्साजोल के फॉर्म में दें तो ये बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये दो जगह से पाबा का कन्वर्जन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड या फोलिक एसिड होने में रोकता है और इवेंचुअली DNA और RNA का सिंथेसिस न के बराबर होता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है या बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि कोट्राइमोक्साजोल में हम कितना ये ड्रग दोनों मिलाते हैं। तो कोट्राइमोक्साजोल इज़ ए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फा मिथोक्साजोल। तो ये एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है दोनों ड्रग का, तो इनका डोज फिक्स है। तो कितना तो ट्राइमेथोप्रिम का 1 पार्ट और सल्फा मिथोक्साजोल का 5 पार्ट, मतलब 1:5 के रेशियो में हम इसको मिक्स करके ये कोट्राइमोक्साजोल बनाते हैं।
अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने सिर्फ सल्फामिथोक्साजोल ही क्यों सिलेक्ट किया ट्राइमिथोप्रिम के साथ कॉम्बिनेशन के लिए। हमारे पास तो सल्फामिथोक्साजोल के अलावा सल्फीसोक्साजोल, सल्फासीटामाइड, सल्फापाइरिडिन, सल्फाडाइजिन, ये सारे और भी तो ऑप्शन अवेलेबल थे। क्यों हमने सल्फामिथोक्साजोल ही सिलेक्ट किया? तो इसका आंसर है बिकॉज बोथ हैव नियरली सेम टी हाफ। मतलब सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम की जो टी हाफ या हाफ लाइफ है वो दोनों की क्या है, एकदम बराबर हैं। और इस टी हाफ लाइफ के बराबर होने से क्या होगा, इसका मतलब है कि इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड एक्सक्रीटेड एट सेम रेट एज दैट ऑफ ट्राइमिथोप्रिम। तो चूँकि टी हाफ इनका बराबर होता है, इसकी मदद से इन दोनों का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रेट ऑफ एक्सक्रीशन वो हमेशा एक जैसा बना रहता है और ये ड्रग हमेशा अपना इफ़ेक्ट लंबे समय तक बैक्टीरिसाइडल इफ़ेक्ट देती रहती है। दैट्स वाई सल्फामिथोक्साजोल को हम ट्राइमिथोप्रिम के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।